नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं आप लोग की हेल्प करने के लिए। आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई भी सवाल है, सही प्लानिंग की है या फिर नहीं, गोल्स कैसे हासिल करेंगे, जो पोर्टफोलियो में फंड्स चुने हैं उनमें किसी बदलाव की जरूरत है, यानी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी कैलकुलेशन अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो पार्टिसिपेट करने का। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईमेल पर yourmoney@nwt.com, और साथ ही अपने क्वेश्चंस आप फेसबुक और ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। #AskAwaz yourmoney लिखकर आप अपने क्वेश्चंस हमें लिख भेजिए। यह है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। हमारे साथ है फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी, जिनसे हम करेंगे बातचीत। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट आज पहले मल्टी एसेट कैटेगरी की हम बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली का जो डेटा आया था एमफी का, उसमें एक चीज इंटरेस्टिंग देखने को मिली थी। अगर इक्विटी कैटेगरी की बात करें म्यूचुअल फंड्स की, कि मल्टी एसेट फंड्स में काफी रिटेल इन्वेस्टर्स का रुझान रहा है और काफी फ्लोज उस कैटेगरी में आते हुए दिखाई दिए हैं। आमतौर पर कहा भी जाता है प्रबलीन कि जब मार्केट्स वॉलेटाइल हो, जब मार्केट्स को लेकर कंफ्यूजन हो, तो मल्टी एसेट एलोकेशन को चुन लेना एक सेफ स्ट्रैटेजी होती है। तो आपसे समझना चाहेंगे, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होते कौन से फंड हैं, क्यों ये वॉलेटाइल या फिर कंफ्यूजन भरे मार्केट में वेल सूटेड कहलाते हैं, क्या व्यू है आपका? जी। सो दीपाली, जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, ये एक विद इन हाइब्रिड्स की एक कैटेगरी है। सेबी द्वारा हाइब्रिड्स एक सेपरेट कैटेगरी है, जहां पे इक्विटी या फिर डेट के अलावा जो प्योर फंड्स हो गए इक्विटी और डेट पे, वहां पे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। एंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो हैं वो एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है, जहां पे आपके पास थोड़ा एक्सपोजर इक्विटी में होता है, थोड़ा डेट यानी कि बॉन्ड्स में होता है, उसके अलावा आपके पास थोड़ा एक्सपोजर कमोडिटीज में होता है। सो 10% एक्सपोजर एज पर सेबी मैंडेट आपको हमेशा ही बॉन्ड्स में, इक्विटी में एंड कमोडिटीज में रखना है। कमोडिटीज में ज्यादातर हम देखते हैं कि जो मेटल्स हो गए, गोल्ड एंड सिल्वर, वो पाए जाते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में। सो बेसिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी निकल के आती है, जहां पे आपके पास एक एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एक कैटेगरी है जो आपको ऑफर करती है कि डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से फंड मैनेजर के पास फ्रीडम रहेगी कि वो कितना पैसा इक्विटी में रखना चाहते हैं, कितना डेट में, बॉन्ड्स में रखना चाहते हैं, और वो घटा बढ़ा सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की एलोकेशन को। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज अभी पीछे हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में इतनी तेजी जो आई है, उसकी वजह से अलग से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के जो रिटर्न्स है ज्यादा चमके हैं। एंड ऑफ कोर्स जो हमने बहुत सॉलिड इनफ्लोज देखे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, वो उसी का नतीजा है। एंड जैसे आपने बोला, ये जो एक कैटेगरी है, ये अगर हम इस पर्टिकुलर रैली को गोल्ड सिल्वर की अगर ध्यान ना भी दें दीपाली, तो भी अगर हम लॉन्गर टाइम पीरियड की बात करें, तो भी हमने देखा है कि जब जब मार्केट में गिरावट होती है, मान लीजिए आपका निफ्टी 50 का गिरावट 14-15% से है, तो जो अच्छे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं वो उस गिरावट को काफी हद तक कंटेन कर पाते हैं। कोई -5 तक कंटेन कर पाते हैं, कोई -6, -8, बेसिकली मैक्सिमम 50% फॉल तक जो अच्छे मल्टी एसेट फंड्स हैं वो उस फॉल को कंटेन कर लेते हैं। तो वहां से एक इन्वेस्टर्स को एक जर्नी जो मिलती है इन फंड्स के थ्रू, वो थोड़ी लेस वोलेटाइल होती है, वो फ्लेक्सिबल भी है एक तरीके से, बिकॉज अगर मार्केट्स में एकदम गिरावट आई तो हम शायद अचानक से अपना पैसा इक्विटी में नहीं लगाते, पर आपके जो फंड मैनेजर हैं वो उस टाइम पे पैसा आपका मूव करके इक्विटी में लगा सकते हैं। तो जो आपकी लॉन्ग टर्म जर्नी है वो अच्छी बनी रहती है इनमें। एंड हर फंड की इसमें स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। तो कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो रीट्स में भी पैसा लगाते हैं, उसके साथ साथ ग्लोबल फंड्स जो एलोकेशन है वो भी उनके पास रहती है। सो विद इन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आपके पास डिफरेंट एसेट क्लासेस रहते हैं, पर हर फंड की स्ट्रैटेजी दीपाली अलग है। कोई थोड़ा कम इक्विटी में रखता है, कोई ज्यादा, पर ऑलमोस्ट सारे जो स्कीम्स हैं वो इक्विटी टैक्सेशन के एलिजिबल हो जाती हैं, कुछ 1 साल बाद एलिजिबल हो जाती है, और जो 35% तक इक्विटी रखती हैं वो 2 साल बाद एलिजिबल हो जाती है। सो ओवरऑल बहुत अच्छी कैटेगरी है। अगर हम सितंबर 2024 की हाईज को देखें, जब सितंबर 26 से मार्केट्स ने करेक्शन पीरियड लेना शुरू किया, आज के दिन तक टिल यस्टरडे, तो दीपाली जो निफ्टी 50 है वो -2% रहा है इस सवा साल, 1.5 साल के पीरियड में। पर अगर हम इसी टाइम पे डिफरेंट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को देखें, सो जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर था इस कैटेगरी का, उसने हमें 6.67% रिटर्न्स दिए हैं, और जो हाईएस्ट रिटर्न्स रहे हैं 22, 22.5% के करीब रहे हैं। सो इन टाइम्स ऑफ वोलेटिलिटी, साइडवेज मार्केट्स जो भी हमने
देखी हैं उसमें ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे रूप में वर्क किया है एंड आई थिंक यही रीज़न भी है कि इसमें काफ़ी लोगों की क्यूरियोसिटी भी बन रही है और इंटरेस्ट आ रहा है इस कैटेगरी की तरफ। अच्छा, काफ़ी सारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एग्जिस्ट करते हैं। 2 चीज़ें और यहाँ पर प्रॉब्लम आपसे समझना चाहेंगे। जो कंपोज़िशन आपने समझाया, यूजुअल यही कंपोज़िशन सभी फंड्स का रहता है, या फिर ये फंड हाउस, फंड मैनेजर पर डिफ़र करता है कि वो क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलें, या फिर बेसिक सेटअप सेम होता है? और दूसरा, कैपिटल गेन टैक्स इम्प्लीकेशंस कैसी होती है इस कैटेगरी ऑफ फंड पर? जी। सो दीपाली, जो एक चीज़ जो कॉमन अक्रॉस ऑल स्कीम्स होगी कि 10% आपका इन तीनों एसेट क्लासेस में हमेशा रहना ही है। चाहे फंड एसबीआई का हो, चाहे आईसीआईसीआई का हो, चाहे यूटीआई का हो, चाहे डीएसपी का हो, आप कोई भी फंड हाउस उठाइए, आपका 10% का जो एलोकेशन है वो एट ऑल टाइम्स इक्विटी में रहेगा ही, 10% डेट में रहेगा ही और 10% आपका कमोडिटीज़ में बने रहना है। उसके अलावा हर फंड की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। जैसे अगर हम एडलवाइस की बात करें, तो उनकी जितनी भी पोज़ीशंस हैं अपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में वो हेज्ड होती हैं। उनका गोल्ड एंड सिल्वर तक हेज्ड है, उनका जितना भी इक्विटी है वो हेज्ड है, यानी कि आर्बिट्राज के फॉर्म में होता है। तो वहाँ पे हम कभी भी बहुत हाई रिटर्न्स की अपेक्षा नहीं कर सकते, बट वहाँ डाउनफॉल बहुत ही कम होती है। अगर निफ्टी मान लीजिए, हमने जैसे पीछे देखा कि 15% जब गिरा था सितंबर 24 से अबाउट अप्रैल ऑफ 25 तक, तब वो फंड ऑलमोस्ट पॉजिटिव में है क्योंकि वो सारी पोज़ीशंस उनकी ब्रॉडली हेज्ड रही हैं। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे फंड्स हैं जो आर्बिट्राज नहीं करते, जितना वो इक्विटी लेते हैं वो नॉर्मल इक्विटी ही कंसिडर करते हैं, तो वहां पे थोड़ी हमें फॉल, अगर मार्केट्स में सडन करेक्शन हो, ज्यादा देखने को मिलती है। इवन जो इनका कमोडिटी वाइज एलोकेशन है दीपाली, जैसे अभी भी कुछ फंड्स हैं जो सिल्वर में 35% तक चले गए थे, 13% पे आके रुक गए। कुछ ऐसे हैं जो अब ज्यादा कम हो गए हैं, 2-3% पे हैं। गोल्ड वाइज वेरिएशन है। सो हर फंड की अपनी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है कि हम कितना लेके चलेंगे, बट ये ब्रॉडली प्री डिफाइंड होता है। तो हर फंड एक अपना प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क आपको दे देता है कि हम इक्विटी 30 से 80% में घूमेंगे, या हम इक्विटी करीबन 15 से 35 की रेंज में घूमेंगे। तो एक वो ब्रॉडर फ्रेमवर्क के तहत आई थिंक इन्वेस्टर्स अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से फिर अपने फंड्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड जहां तक कैपिटल गेन्स है, वहां पे मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी फर्दर निकल के आती है, क्योंकि स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको मीडियम टर्म के लिए कुछ लगाना है, या आगे चल के दीपाली हम अगर सिस्टमैटिक विड्रॉल करना चाहते हैं, तो एक लो वोलेटिलिटी वाला अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हैं जिसमें आपको इक्विटी टैक्सेशन मिल सके, वो बहुत अच्छा है। और इनमें जो फंड 65% तक अपनी इक्विटी एक्सपोजर रख लेते हैं आर्बिट्राज एंड अनहेज्ड मिला के, वो ऑफ कोर्स 1 साल बाद इक्विटी टैक्सेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और बाकी सारे फंड्स 35% इक्विटी विद आर्बिट्राज एंड विदाउट आर्बिट्राज टच करते ही हैं। सो 2 साल बाद वो इक्विटी टैक्सेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, 2 साल से पहले वो स्लैब रेट पे टैक्स होंगे, शॉर्ट टर्म पे बेसिकली टैक्स हो जाएंगे। तो उस तरीके से जो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो आपको शॉर्ट टर्म में टैक्सेशन आप चेक कर लीजिएगा कि उनकी क्या है, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या परसेंटेज मेंटेन कर रहे हैं। पर 1 या 2 इयर्स में वो ऑलमोस्ट सारे ही इक्विटी के लिए एलिजिबल है। ओके। अच्छा, एक चीज और प्रॉब्लम, एक पोर्टफोलियो जहां पर और भी कैटेगरीज है, वहां पर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं, या फिर किसी के पास लार्ज मिड कॉन्ट्रा इस तरीके के फंड्स हैं तो कितना एलोकेशन मल्टी एसेट में किया जा सकता है आपके हिसाब से ओवरऑल पोर्टफोलियो कंपोजिशन में? और दूसरा ये, अगर कोई बिगनर है, एक ही फंड के साथ शुरुआत करना चाहता है, तो क्या इस कैटेगरी को ले सकता है अकेले? जी। सो दीपाली, अगर हम कॉम्बिनेशन अप्रोच की बात करें कि जब आपके पास दूसरी कैटेगरीज हैं, क्या आपको एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लेना चाहिए? सो आइडियली ये डिपेंड करेगा कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है आपकी इन्वेस्टमेंट का। बट डेफिनेटली ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो के रिस्क कंपोनेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो आपने नेक्स्ट 15-20 इयर्स के लिए रखा है, तब आपको इस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर मान लीजिए हम ये बीच वाले पीरियड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां हम 5 to 10 इयर्स के बीच में हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, तब आपके पास डेफिनेटली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रह सकता है। बट इट इज नॉट अ सोल्यूशन इन इटसेल्फ एसेट एलोकेशन का।
इसको जब आप निवेश करें तब आप इसको कहीं न कहीं एक 50-50 डेट हाइब्रिड के कॉम्बिनेशन के साथ ही अपनी ओवरऑल एसेट एलोकेशन को वर्कआउट करें। और अगर आपने ऐसे मल्टी एसेट फंड में डाला है जहाँ पे ज़्यादा इक्विटी लेते हैं, तब तो दीपाली उसको एक इक्विटी फंड की तरह ही कंसिडर करके आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि सारे फंड्स ने इतनी गिरावट को रोका है। कुछ फंड्स ज़्यादा भी गिरे हैं निफ्टी से जब मार्केट फॉल होती है। सो डिपेंडिंग कि आपने कौन-सा फंड उठाया है, आप इसको डेफिनिटली कॉम्बिनेशन अप्रोच में लेके चल सकते हैं। बट आई थिंक वेरी, वेरी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज़ उनमें उतनी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो नियर रिटायरमेंट 5 इयर्स बिफोर देयर एसडब्ल्यूपी इसको ऐड कर सकते हैं। एंड अगर कोई बिगिनर है, उनके लिए भी अगर वो थोड़ा घबरा रहे हैं स्पेशली अगर आप फिक्स्ड इनकम साइड से आ रहे हैं इक्विटी में एक्सपोज़र लेने, मान लीजिए आप एफडी इन्वेस्टर रहे हैं हमेशा एंड अब आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, तो इट कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर श्योर दीपाली कि यहाँ पे आपको थोड़ी-सी बेटर स्मूथ राइड मिल सकती है। बट अगेन जिसको हम कहते हैं कि आप रेयर व्यू में देख के गाड़ी मत चलाइए, तो पास्ट रिटर्न्स को आज देखेंगे तो अगेन थोड़े मिसलीडिंग हो सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें निफ्टी से कम फॉल मिले और निफ्टी बराबर रिटर्न मिले। इस टाइम पे जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं, उतने शायद आगे हमें देखने को ना मिले। इस कैटेगरी से प्रॉब्लम सॉरी दीपाली प्रॉब्लम कुछ नेम्स सजेस्ट करेंगी क्या इस कैटेगरी से? मल्टी एसेट फंड्स कुछ सजेस्ट करना चाहें व्यूअर्स को? जी। सो थोड़े डिफरेंट फंड्स हैं दीपाली जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो देख सकते हैं, इनको स्टडी कर सकते हैं। जैसे निप्पॉन है, ये थोड़ा इंटरनेशनल इक्विटी भी रखते हैं। सो निप्पॉन का फंड है। इसमें आपका एक डिफरेंट बिकॉज़ आपकी इंटरनेशनल इक्विटी ऐड हो गई। वहीं जो व्हाइट ओक है, वो 35% तक ही इक्विटी में जाएँगे, तो वो थोड़ा कंज़र्वेटिव साइड का आ गया है। एंड आई थिंक व्हाइट ओक ने बहुत अच्छे कॉल्स लिए थे कि उनका कितना गोल्ड सिल्वर में होना चाहिए, तो काफ़ी एजाइल तरीके से इन लोगों ने पीछे अपने फंड को मैनेज किया है। आईसीआईसीआई को डेफिनेटली एक तरीके से फ्लैगशिप है बिकॉज़ आई थिंक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में बहुत पुराना फंड है और थ्रू डिफरेंट मार्केट साइकिल्स दीपाली इसने बहुत अच्छी जर्नी निकाली है। एंड एसबीआई का जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, ये पहले बड़े ही कंजर्वेटिव तरीके से रन किया जाता था। कुछ स्ट्रैटेजीज इनकी थी जो जैसे बस आपने एलोकेशन ले लिया और वो पैरेलली पैसिवली रन हो रही हैं। पर इसको इन लोगों ने 2-3 साल पहले रीजिक करके एक डिफरेंट तरीके से अब प्रेज़ेंट किया है। एंड आई थिंक इस फॉल के टाइम पे जब हमने देखा है, तब भी एसबीआई का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। सो एसबीआई अगेन एक अच्छा नाम निकल के आता है इन दिस कैटेगरी। सो ये 4 फंड्स हैं डेफिनिटली और इसके अलावा भी बहुत अच्छे फंड हाउसेज़ हैं। आप डीएसपी देख सकते हैं और बहुत हैं, कोटक देख सकते हैं। ओके तो ये चर्चा हुई मल्टी एसेट फंड की और इस फंड से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां प्रबलीन ने समझाई, कुछ नेम्स भी सजेस्ट किए। अब बात करते हैं व्यूअर्स से। संजय कुमार जमशेदपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है पहले व्यूअर सवाल पूछने के लिए। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दीपाली जी। नमस्कार दीपाली। नमस्ते। प्रवीण मैम, मैं जमशेदपुर से संजय बोल रहा हूँ। 38 ईयर्स मेरा एज है। मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है आपको। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का एक फंड है जिसका एसआईपी मैंने 2 साल पहले बंद कर दिया है। तो मेरा सवाल ये है कि मैम क्या मैं उस पैसा को अभी रिडीम करके किसी दूसरे फंड में लगाऊं या उसी में रहने दूं, क्योंकि एक्सिस का अभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे का जो लार्ज कैप फंड है और कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप, इसका भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो क्या मैं इसको बंद करके पैसा किसी दूसरे एसआईपी में स्टार्ट करूं? ओके आपका नजरिया क्या है संजय? 15 साल का आप होराइजन लेके चल रहे हैं, क्या लक्ष्य है आपका? जी मैम, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 6 साल की है, एक 12 साल की है। तो दोनों की पढ़ाई और शादी के लिए। ओके और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? अभी मेरा फिलहाल पोर्टफोलियो वैल्यू 15 लाख की है। ओके तो प्रबलीन 21,500 की इनकी मंथली सिप चल रही है। 15 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 15 साल का नजरिया है अपनी डॉटर्स की हायर एजुकेशन, शादी के गोल्स को हासिल करने के लिए 1.5-2 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं फिलहाल। अब इनका पोर्टफोलियो पहले मैं बता देती हूँ, फिर सवाल पर आते हैं। इनके पास है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 5,000 रुपए महीना, 5500 रुपए महीना डाल रहे हैं मोतियारो सवाल मिड कैप में, बंधन स्मॉल कैप में 3,000 रुपए महीना, 2,500 रुपए महीना फ्रैंकलिन इंडिया फीडर यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड में, 2,500 रुपए महीना डाल रहे हैं मेरा एसेट लार्ज कैप फंड में, 2,000 रुपए महीना कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में और 1,000 रुपए है मोतियारो सवाल के गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में।
एक एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड इन पर और हुआ करता था, जहां पर इनके 6 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट अभी भी पड़ी हुई है। अब इन्होंने 2 सवाल पूछे, एक तो एक एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी में जो 6 लाख लमसम पड़े हुए हैं उसको निकाल के किसी और फंड में डिप्लॉय करें या उसी में रखें। दूसरा ये कि इन्होंने अपने फंड्स की परफॉर्मेंस देखी होगी। मेरे एसेट लार्ज कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की फंड की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं है, इनको बदलें या इन्हीं के साथ कंटिन्यू करें? तो क्या सजेशन इनके सवालों पर, इनके पोर्टफोलियो पर प्लस इनके गोल पर? जी। संजय जी, आपके पास ये जो एक्सेस का फंड है इसको आप डेफिनेटली आप रिडीम कर सकते हैं। एक तो ये अपना पर्पस फुलफिल कर चुका है, जितनी आपको टैक्स सेविंग का उस टाइम पे एडवांटेज हुआ होगा तो ऑलरेडी डन है। आई एम श्योर आपका लॉक इन भी अब इसमें खुल चुका है और ये डेफिनेटली थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म किया है एंड अभी आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, अभी आपके पास होराइज़न है कि आपको सही टाइम पे इसको आप रीएलोकेट कर दीजिए अपनी जो रेगुलर नॉर्मल अपनी ओपन एंडेड स्कीम्स है और ये 6 लाख आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको मिराई लार्ज कैप की परफॉर्मेंस थोड़ी स्लगिश लग रही है, थोड़ी रही भी है, तो आप उससे डेफिनेटली निकल सकते हैं और आप एक लार्ज कैप का फिर इंडेक्स फंड ऐड कर लीजिए। तो आप मिराई से अगर देख लेंगे तो आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कैनरा एंड बंधन आपके पास एज इट इज 2 स्मॉल कैप थे, तो 2 स्मॉल कैप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप डेफिनेटली एक को एग्जिट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं एंड आप बंधन को कंटिन्यू कर लीजिए। बंधन इज अ गुड फंड, वो आपका सही रहेगा। आपका क्योंकि इतना टाइम होराइजन लंबा है तो इसमें पैसिव्स होने चाहिए, तो क्योंकि अब हम मिराई को स्टॉप कर रहे हैं तो मैं आपको लार्ज कैप इंडेक्स की सलाह दे रही हूँ। अगर सपोज मिराई हमारा कंटिन्यू हो रहा होता तो भी मैं आपको बोलती कि आप कम से कम एक लार्ज मिड इंडेक्स 250 डालिए, बट आई थिंक आप अब 250 की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगर हम मिराई से एग्जिट कर जाते हैं, तो उसकी जगह आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स डाल सकते हैं। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो बाकी ठीक है एंड संजय जी आपको ना अपनी एसआईपी को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज अभी हम जो आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है उससे सिर्फ 1.2 करोड़ तक पहुंच पाएंगे अगर हम 12% का XIRR लेके चले, और अगर हमें 1.5 करोड़ पहुंचना है तो हमें इसी एसआईपी पे 10% का स्टेप अप करना पड़ेगा सालाना। मतलब अगले साल आपको 21,500 अगर है तो आपको 2150 से अपनी एसआईपी को बढ़ाना होगा, उसके बाद फिर से परसेंटेज 10% आप इंक्रीज करेंगे। और अगर आप 2 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं संजय जी, तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े अपनी एसआईपी को बढ़ाइए। अगर आप इसको 30,000 तक स्ट्रेच कर सकते हैं और फिर उस पे 10% का स्टेप अप कर सकते हैं तो आप 2 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। और ऑब्वियसली जो हम कैलकुलेशंस है 12% के रिटर्न्स पे करते हैं ताकि आज की जैसे मार्केट्स हैं जो थोड़ी स्लगिश चल रही हैं, मार्केट्स के लीन पीरियड में भी आपको झटका ना लगे। तो हमें बहुत हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के साथ आगे नहीं बढ़ना है, हम 12% की कैलकुलेशंस भी करेंगे तो आपको डेफिनेटली अपनी एसआईपीस को थोड़ा इंक्रीज करने की जरूरत है। आप अपने यूएस फंड को, गोल्ड सिल्वर को कंटिन्यू रख सकते हैं, बाकी पोर्टफोलियो आपका सही है। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ध्यान रखिए जो बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, स्टेप अप आपको करना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए और टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें और एडवाइस लेते रहें। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर समझेंगे कि जब लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर पोर्टफोलियो की प्लानिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी रेलेवेंस है इस सब्जेक्ट की, इसको समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और अगले व्यूअर से करते हैं बातचीत। सिमरन श्री मोतिहारी बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिमरन नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? मैंने अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया है। आपकी डिटेल्स हैं हमारे पास, फिर भी अगर आप कोई गोल है जो पूछना चाहते हैं पर्टिकुलरली तो प्लीज बताइए। मैम मेरा तो यही क्वेश्चन है कि क्या मुझे फ्लेक्सी कैप फंड की आवश्यकता है? ओके, मैं आपका सवाल ले लेती हूँ। जो आपने डिटेल्स बताई, यंग इन्वेस्टर हैं, 10,000 की सिप इनको करनी है और 3 करोड़ का लक्ष्य है 30 सालों में। जो फंड्स इन्होंने चुने हैं 10,000 की सिप के लिए, उसमें मोती और ओसवाल लार्ज कैप फंड, बंधन लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, Y2 कैपिटल है। ये फंड्स इन्होंने पोर्टफोलियो बनाने के लिए चुने हैं, भी शुरुआत नहीं की है। जानना चाहती हैं क्या ये सही होगा? प्लस इनका सवाल एक ये है कि एक्टिव फंड्स बेहतर होते हैं या फिर पैसिव फंड ऑफ फंड्स बेहतर होते हैं। फ्लेक्सी कैप क्योंकि मिसिंग है इनके प्रपोज्ड पोर्टफोलियो में, तो जानना चाहते हैं कि इसमें फ्लेक्सी कैप को शामिल करना चाहिए या फिर नहीं। और इसके अलावा 3 से 4 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही हैं आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट में,
तो जानना चाहते हैं कि इसको लेकर स्ट्रैटेजी क्या रखें, बताइए प्रवीण। जी। सो इनका जो गोल है वो करीबन 3 करोड़ ये 30 साल में एक्यूमुलेट करना चाहते हैं इन रियल टर्म्स दीपाली। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ अगर हम इन्फ्लेशन लगा के चलें, तो जो आज का 3 करोड़ की अगर आपको परचेज़िंग पावर को मेंटेन करना है, तो 30 साल के बाद इनके पास मिनिमम 17 करोड़ होना चाहिए, तो वो जाके आज के 3 करोड़ के बराबर होगा। सो आप जब गोल प्लानिंग इतनी लंबी कर रहे हैं आज से 3 डेकेड्स के बाद की, तो डेफ़िनेटली इन्फ्लेशन को वहाँ पे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो भी प्लानिंग है वो 17 करोड़ के हिसाब से होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म है बिकॉज़ वो 17 करोड़ आज के 3 करोड़ बराबर होगा 30 इयर्स के बाद। आप अगर इस गोल को हम पहुँचना चाहते हैं जो 17 करोड़ का निकल के आता है दीपाली, देन सिमरन जी को एसआईपी ऑफ अबाउट 56,000 अ मंथ की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप एकदम एक साथ 56,000 नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप करीबन साढ़े 21-22,000 की एसआईपी से शुरुआत करिए और उसमें 10% का आप स्टेप अप कर सकते हैं हर साल, तो आप ये अपने 17 करोड़ के पोर्टफोलियो को रीच कर जाएँगे इन द नेक्स्ट 30 इयर्स। आपने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि एक्टिव एंड पैसिव और आपने एक पोर्टफोलियो भी सजेस्ट किया है। तो जो लॉन्ग टर्म के आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं क्योंकि 30 इयर्स का टाइम पीरियड है, वहाँ पे मेरी सलाह होगी आप डेफिनिटली इट हैज़ टू बी मिक्स ऑफ एक्टिव फंड्स एंड पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड आपने एक मल्टी कैप ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो के लिए चुना है, आप मल्टी कैप रख सकते हैं। एक स्मॉल कैप भी आप एक्टिव में रख लीजिए। तो जो मल्टी कैप है और स्मॉल कैप है आप एक्टिव से लेके आइए। एक छोटा मुझे लगता है आपका गोल्ड का एलोकेशन हो सकता है तो कुछ कमोडिटी में ऐड हो जाएगा। और उसके अलावा एक लार्ज कैप पैसिव फंड और एक मिड कैप पैसिव फंड आप चुनिए। सो ओवरऑल 5 फंड्स के साथ सिमरन जी अभी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, 1 मल्टी कैप, 1 स्मॉल कैप एंड गोल्ड। तो इसमें से 3 तो आपके एक्टिव फंड्स हो गए। एंड आईसीआईसीआई का जो इक्विटी डेट है वो डेफिनेटली एक अच्छा फंड है। तो आप अगर आपका थोड़ा नियर टर्म इनफैक्ट मॉडरेट टर्म का होराइजन है अबाउट 4 इयर्स का, तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। सो ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट्स एक्टिव एंड पैसिव में होनी चाहिए और आपका गोल का जो एम होना चाहिए वो 17 करोड़ का रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है इन डिटेल, और कितना एक्यूमुलेशन आप कर लेंगी, किस फंड में कितना करना चाहिए, वो सब बातें आपको बताई गई हैं। चलिए पूछ लेते हैं प्रबलिन के टॉप 4 फंड्स। प्रबलिन बताइए क्या सजेशंस आपकी तरफ से पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए, कुछ चॉइसेस जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। दीपाली सजेशन इज वेरी सिंपल कि आप वही लार्ज कैप में एक पैसिव फंड ले लीजिए। आप इक्वल वेट स्ट्रैटेजी, आप एक मिड कैप में भी पैसिव फंड ले लीजिए, तो आपका एक कोर बन जाता है 2 पैसिव स्ट्रैटेजीज के साथ। ये उनके लिए है जिनका काफी लंबे टाइम का होराइजन है, 10 इयर्स एंड बियॉन्ड। उसके अलावा आप एक मल्टी कैप फंड चुन सकते हैं और एक कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, तब यहाँ पे दीपाली एक स्मॉल कैप फंड भी ऐड किया जा सकता है। बट बिगिनर्स के लिए एकदम से स्मॉल कैप्स की वोलेटिलिटी को झेलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो आई थिंक मल्टी कैप वो उनका काम कर सकता है। एंड सो ओवरऑल 4 फंड्स के साथ आप अपने निवेश की बिगनिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये रहे प्रबलिन के टॉप 4 फंड्स, आपके स्क्रीन पर आप नोट कर सकते हैं अगर प्रबलिन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। थैंक यू प्रबलिन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।